शाहदरा में पुलिस मुठभेड़ के बाद नमस्ते गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। एक आरोपी को लगी गोली, घायल बदमाशों का अस्पताल में हो रहा इलाज। कांतीनगर में त्योहारों को देखते हुए डीसीपी ने की मीटिंग। आरडब्ल्यूए, एमडब्ल्यूए, अमन और पीस कमेटी ने लिया हिस्सा। चप्पे चप्पे पर रखी जा रही पैनी नजर। झिलमिल में चोर गाड़ी की चोरी करने में दिखे नाकामयाब। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। पुलिस चोरों को नहीं पकड़ पाई, लोगों के मन में दहशत। पुलिस इलाके में बढ़ाए गश्त, डार्क स्पॉट को करे ठीक। झील में जाम की वजह से लोग हो रहे परेशान। सुबह शाम और स्कूल की छुट्टी के समय लगता है जाम। कई बार जाम की वजह से हो चुके हैं एक्सीडेंट। इस बार की रामलीला पर लग रहा ग्रहण। कैलाश नगर में होने वाली रामलीला अभी अधर में। आयोजकों ने कहा प्रशासन की तरफ से नहीं मिली अनुमति। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में गुरुवार को पुलिस से मुठभेड़ के बाद नमस्ते गिरोह के 2 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस गिरोह के सदस्य लोगों को लूटने से पहले हाथ जोड़कर उनसे नमस्ते करते थे। आपको बता दें कि पुलिस ने बताया कि गुरुवार तड़के शाहदरा जिला पुलिस की स्पेशल सेल और गिरोह के बदमाशों के बीच मुठभेड़ विवेकानंद कॉलेज के पास हुई। तो वहीं डीसीपी का कहना है कि गाजियाबाद से विवेक विहार पुलिस थाने की ओर आ रहे दोनों युवकों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। इस पर दोनों ने पुलिस पर गोली चला दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में गोली चला दी, जो गिरोह के एक सदस्य को लग गई। आपको बता दें कि आरोपी 3 दिन पहले हुए लूट के 2 मामलों में वांछित थे और घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही है। मैं जब आया तो मैं जब इधर की तरफ आ रहा था, बैरिकेडिंग लगी थी, पुलिस अपना काम कर रही थी। कोई बदमाश तो मैंने देखा नहीं, क्योंकि पुलिस वहाँ से बैरिकेडिंग लगी थी तो मैं वहाँ से वापस चला गया बस। तो मतलब पुलिस कितनी संख्या में पुलिस काफ़ी थी। काफी थी। हाँ। जिस तरह से जानकारी मिल रही होगी वारदातें अक्सर हो रही थी, तो पुलिस का जो ये काम है कितना अच्छा मानते हैं आप इसका? बहुत अच्छा था, तो त्वरित था, बैरिकेडिंग थी और अच्छा था कि सुबह सुबह कोई ज़्यादा लोग नहीं थे, 10-5 लोग सड़क पे घूम रहे होंगे। सही है ये करना। तो कैसे महसूस करते हैं आप, क्योंकि आप लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, आज आपके हाथ में कोई मोबाइल नहीं है या किसी तरह की, तो क्या कारण है, क्यों छोड़ दिया इस तरह? इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि ये क्या वो चोर वगैरह की वजह से हमने इसी वजह से। आने वाले समय में फेस्टिवल का मौसम आ गया है। आपको बता दें कि फेस्टिवल ही फेस्टिवल है, जिसको देखते हुए पुलिस काफी सजग दिखाई दे रही। शाहदरा के डीसीपी आर साथिया सुंदरम ने आरडब्ल्यूए और एमडब्ल्यूए अमन और पीस कमेटी के लोगों के साथ एक मीटिंग की, जिसमें तैयारियों को लेकर जिक्र भी किया गया और किस तरह से इलाकों में सुरक्षा कड़ी की जाए, निगरानी को कैसे बढ़ाया जाए। मीटिंग में सभी की राय भी ली गई। आपको बता दें कि खुफिया एजेंसी ISI ने भी 15 अगस्त को देखते हुए आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया है। साथ ही आपको बता दें कि ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस मॉक ड्रिल कर रही है, जिससे कि अगर कोई घटना घटित हो तो उसे कैसे निपटा जा सके। आज हम शाहदरा ज़िले का बाहर स्टेक होल्डर्स है, जो RWA मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन है, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी वाले हैं, पार्किंग लॉट वाले हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी पार्किंग लॉट, सिम कार्ड डीलर्स हैं, बाकी गेस्ट हाउस होटल्स जो ओनर्स हैं, हम सबको बुलाया है। उसके अलावा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी, अमन कमेटी का सारे सदस्य हैं, हमारा जो ACP SHO सारे सबको बुला के हमने एक ब्रीफिंग किए हैं, क्योंकि अभी मुहर्रम आने वाला है, उसके बाद 15 अगस्त भी है, रक्षाबंधन भी है, उसके अलावा जन्माष्टमी भी है। ये सारे जो त्यौहार है उसके बारे में हमने सबको ब्रीफ किया है। उसी समय में हम क्या क्या मेशर्स जो हम एरिया में जो कितना सावधान रहना है वो सारे हमने समझाया। खास तौर पर टेनेंट एंड सर्वेंट वेरिफिकेशन है, वो उसका ज़रूरी है, उसके बारे में हमने समझाया है। उसके बाद अगर एरिया में कोई भी अबैंडन्ड बैग वगैरह कोई भी मिलेगा तो तुरंत 112 नंबर पर SHO या बीट ऑफिसर्स को तुरंत इन्फॉर्म करनी है। इसके अलावा जो जितने भी जो एरिया में कोई भी अगर व्यक्ति अगर वो सस्पिशियस होएगा तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना है। इसके अलावा
हमने जो हमारा जो भारत सरकार का इसी बार जो 75 वर्ष जो इंडिपेंडेंस डे का आज़ादी के अमृत महोत्सव हम बना रहे हैं, उसी समय में हमने अभी जो डिसाइड किया है हर घर तिरंगा, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री का जो अनाउंसमेंट था, उसको हमने सारे जो पब्लिक को हमने जो RWA MWA सबको हमने पहुंचाया है। उसको हम इंश्योर भी करेंगे हर घर में हमारा जो शादरा ज़िले में तिरंगा मिलेगा 13, 14, 15 तारीख 3 दिनों का। इसके अलावा हमने इनको बोला है ये 3 दिनों के बाद इसको कैसे हम सम्मान देना है उसके बारे में हम सबको हमने मैसेज पहुंचाया है। देखिए अभी आज़ादी के 75 वर्ष पूरा देश मनाने जा रहा है और हम लोगों के लिए अपने कोई भी पर्व से बड़ा सबसे बड़ा पर्व जो होता है राष्ट्रीय पर्व होता है। तो स्वतंत्रता दिवस आ रही है और पूरे देश में इस समय इस बार जोश विशेष है क्योंकि ये 75वीं वर्षगांठ है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे धार्मिक पर्व भी बीच में आ रहे हैं। जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा है जो कि बहुत ही बड़े स्तर पे मनाया जाता है। बीते 2 वर्षों से ये त्यौहार ढंग से नहीं मन रहे थे, तो लोग बाग घरों से नहीं निकल के मना रहे थे, लेकिन इस बार सामूहिक रूप से मनेगा। लाखों लोगों की उसमें भागीदारी होगी। रक्षाबंधन का त्यौहार है, हमारे उसमें बहनें अपनी भाइयों की कलाई पे राखी बांधने जाती हैं, तो सब लोग एक दूसरे के आना जाना लगा रहता है। उस दिन भी कहीं ना कहीं बाज़ारों में और उसके आसपास जो है घरों में लोगों की सबकी भीड़ रहती है और मुहर्रम भी आ रहा है। तो यही सब को देखते हुए कोशिश थी कि भी जिस तरह से जब कहीं भी पब्लिक की भागीदारी की बात होती है तो एक लॉ एंड ऑर्डर और सुरक्षा की भी बात होती है। तो उसको लेकर आज दिल्ली पुलिस के साथ हम लोगों ने यहाँ पे एक सुरक्षा बैठक बुलाई थी। ये मुहर्रम का है और उसके बाद रक्षाबंधन है, हमारी बहनों का त्यौहार होता है कि बहनें सुरक्षा से जाएं, सुरक्षा से आएँ। उसके बाद 15 अगस्त जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, 13, 14 को घर घर हम वितरण करेंगे तिरंगे और 15 को 15 अगस्त और उसके बाद जन्माष्टमी का। ये त्योहारों की अहमियत यूँ ज़्यादा है कि ये 2-2 साल के बाद त्यौहार मनाए जा रहे हैं, तो लोग भीड़ उमड़ के आ रही है। तो हम चाहते हैं कि लोगों की सेफ्टी रहे। आपके सामने इतना बढ़िया टीम पुलिस की मिल नहीं सकती। DCP, एडिशनल DCP, ACP, SHO और सारे हमारे लोग, चाहे वो RWA के हों, अमन कमेटी को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी को। बहुत बड़ा चैलेंज आया था जिस दिन फ्राइडे की नमाज भी थी और शब बारात भी थी और होली भी थी। जब वो त्यौहार आपके चैनलों से अपील करने से निकल गया तो सारे त्यौहार निकल जाएंगे। तमाम SHO और ACP साहब और जनता ने जो सहयोग दिया है, मैं इनके लिए बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं इस बात की। और हमारे हिंदुस्तान का, हमारे मुल्क का जो कल्चर रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये हमेशा रहेगा ऐसे ही। और 15 अगस्त का जो दिन आ रहा है, जन्माष्टमी आ रही है, रक्षाबंधन आ रहा है, दिलों में आज भी प्रेम है। मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि व्हाट्सएप और फेसबुक और ऑनलाइन जो ये झूठी सच्ची खबरें, इन पे ना जाके जो दिलों के मेल हैं उन्हें बनाएं और त्योहारों को बहुत रंगों से भरे, खुशियों से। चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो अगर एक जगह चोरी करने में नाकामयाब हो जाते हैं तो दूसरी जगह चोरी को अंजाम देने जरूर जाते हैं। ताजा मामला है झिलमिल का। आपको बता दें कि जहां B ब्लॉक के रहने वाले नितिन जैन की बीती रात करीब 3 से 4 बजे के बीच चोरों ने गाड़ी की चोरी करने की कोशिश की और करीब 1.5-2 घंटे की कड़ी मशक्कत करने के बाद भी चोर गाड़ी को नहीं चुरा पाए। आपको बता दें कि जिससे गाड़ी चोरी होने से बच गई, CCTV में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और साथ ही आपको बता दें कि वहीं पीड़ित का कहना है कि कैमरे में साफ तस्वीर दिखने के बाद भी पुलिस अभी तक चोरों को पकड़ने में नाकामयाब है। पुलिस को इलाके में रात के समय गश्त को बढ़ानी चाहिए और साथ ही डार्क स्पॉट को भी ठीक करना चाहिए। 3 तारीख की मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में 3:16 पर अज्ञात लोग 4 लड़के, जिसमें कि अनमुनल, मतलब मैं जो आइडिया ले रहा हूँ, 4 लड़के गाड़ी पे थे, जिसमें से I-20 गाड़ी थी वो जो हमें कैमरे में दिख रही है। 2 लड़के उतर के आते हैं और मेरी गाड़ी की तरफ आकर के गाड़ी में 2 मिनट के अंदर गाड़ी खोल के गाड़ी में बैठ जाते हैं। कोई ताला नहीं तोड़ा उन्होंने मेरी गाड़ी का, कोई इन्होंने शीशा नहीं तोड़ा और मेरी गाड़ी में वो पता नहीं कैसे एंटर कर गए, गाड़ी की चाबी जबकि मेरे पास घर में है। उसके बाद वो लोग गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में छेड़खानी शुरू कर देते हैं गाड़ी चोरी करने के लिए, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से गाड़ी चुरा लेते हैं। 2 लड़के गाड़ी में बैठे हैं लैपटॉप लेके, वो लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और पौना घंटा वो मेरी गाड़ी में चोरी की मशक्कत करते रहे। जब पौना घंटे तक वो गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाए, उसके बाद वो 3:50 पे यहाँ से चले गए। कंप्लेंट मैंने 100 नंबर पे कंप्लेंट करी थी, पुलिस भी आई थी विवेक विहार थाने से, लेकिन हमारी सुरक्षा व्यवस्था में बहुत कमी है और विवेक विहार क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कमी है। अगर चोरियाँ लगातार हो रही हैं। अभी 15 जून को मेरे चाचा जी की बलिनो गाड़ी ग्रे कलर की 2021 मॉडल A84 और 94 में वो रहते हैं, हनुमान मंदिर के पास से चोरी हो गई है। ठीक है, कंपनी क्लेम दे देगी, इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन चोरों की गतिविधि इलाके में इतनी बढ़ती जा रही है। अभी इसमें आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई? मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कई क्षेत्र हैं, बहुत साउथ दिल्ली है, वहाँ पे पुलिस पिकेट रात को लगती है, जगह जगह पुलिस बैठती है,
थोड़ी थोड़ी दूरी पे। यहाँ पे आप ये देखो, पौने घंटे तक पुलिस की गश्त नहीं है पूरी रात। ना क्या कि चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। अभी मेरे पड़ोस में कल में एक नितिन जैन ने उनकी गाड़ी की चुराने की बड़ी कोशिश करी, उन्होंने ट्राई करी, आधा पौना घंटा वो ट्राई भी करते रहे, लेकिन उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ये अलग बात है कि लकी रहे कि इनकी गाड़ी चोरी नहीं हुई, लेकिन ऐसे ट्राई करने में गाड़ी कभी भी जा सकती है, किसी की भी जा सकती है। पूर्वी दिल्ली के लोग जाम की समस्या से काफी परेशान हैं। खासकर बात करें झील खुरंजा से लेकर गीता कॉलोनी की, तो यहाँ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। यहाँ लोग अपनी दुकानों के आगे गाड़ियां खड़ी कर देते हैं और साथ ही जो लोग यहाँ आते हैं वो भी अपनी गाड़ियां यहीं लगाते हैं। देखा जाए तो सड़क को पार्किंग बना दिया गया है। जब हमने स्थानीय निवासियों से बात की तो उनका कहना है कि यहाँ सड़कों पर गाड़ियां खड़ी होने से जाम लगता है और कई बार तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। आपको बता दें कि सुबह शाम और स्कूलों की छुट्टी के समय स्थिति बेहद ही खराब हो जाती है। इसके लिए या तो पार्किंग बनाई जाए या फिर कोई ट्रैफिक पुलिस मौजूद हो कि ट्रैफिक को नियंत्रित किया जा सके। तो कहीं ना कहीं दिक्कत लोगों को है। पार्किंग व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। सरकार के नाम पे जीरो काम होता है। यहाँ पे घंटों जाम लगता है। जब स्कूल छुट्टी होती है ना 1 बजे, आप देखिए, कभी आप सर्वे करना अपना कैमरा लेके, एकदम पूरी गीता कॉलोनी, झील, स्कूटर मार्केट, शंकर नगर, किशन नगर, आसपास सारा सराउंडिंग एरिया ऐसे स्लम जाम बन के रह जाता है कि आदमी पैदल चलने के लिए दुश्वार हो जाता है। ये मेरे ख्याल में यहाँ पे पार्किंग वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है। जो दुकानों के आगे ही गाड़ी खड़ी कर देते हैं, इसी करके जब स्कूल का टाइम होता है, छुट्टी होती है, तो तब करके और ज़्यादा जाम लग जाता है। ट्रैफिक करके कम से कम 1-1 घंटा, 1.5 घंटा जाम लगा ही रहता है हमेशा। लोगों को अगर रोडों पे लगा देते हैं, कोई अपने घर के आगे लगा देते हैं, कोई अपनी दुकानों के आगे लगा देते हैं गाड़ी। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। लोग बीच सड़क में खड़ी कर देते हैं। आपको कुछ सामान परचेज़ करना है, गाड़ी साइड लगाओ, जहाँ जगह मिली बीच रोड के सेंटर पे खड़ी कर देते हैं। खासतौर कार वाले वो तो लगवाते ही हैं। वो कहते हैं जो हमारी दुकान के आगे खड़ी है, क्या करें। वो कहते हैं कस्टमर आ रहा है, कहाँ खड़ी करेगा। मगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कस्टमर को कहें हमारी दुकान के आगे साइड पे करके लगाएं, क्योंकि दोपहर को स्कूल की छुट्टी होती हैं, उस टाइम स्कूल वैन होती है, कैब होती है, पेरेंट्स की गाड़ियाँ होती हैं, नॉर्मल ट्रैफिक होता है, और शाम को ऑफिस से छुट्टी, दुकान मार्केट का टाइम होता है। पार्किंग की व्यवस्था इस एरिया में है या नहीं है? पार्किंग की व्यवस्था नहीं है या हो भी नहीं सकती, जगह ही नहीं है, कैसे करेंगे। मगर लोगों को समझदार बनना पड़ेगा। रामलीला की तैयारियां 1-1.5 महीने से पहले शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ और ही दिखाई दे रही। जहां एक तरफ डीडीए की नई पॉलिसी ने रामलीला कमेटियों को परेशान कर रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ कैलाश नगर के महावीर स्वामी पार्क की रामलीला के मंचन पर संकट दिखाई दे रहा। जिस जगह पर रामलीला होती है वो पार्क शायद इस बार आयोजकों को ना मिल सके, ऐसे हालात दिख रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि NHAI को ये ग्राउंड गांधीनगर से सहारनपुर तक जाने वाले फ्लाईओवर को बनाने के लिए जो मटेरियल लगेगा उसको इस ग्राउंड में रखा जाएगा। इसके लिए MCD को NHAI ने 4 करोड़ रुपए भी दिए हैं, जिसकी वजह से आयोजक काफी परेशान हैं। हरी झंडी अभी तक नहीं मिली है, समय बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। तक पार्क नहीं होगा तो रामलीला कैसे होगी। और जो 2 साल का कोविड के दौरान हमारे पास गैप आया है, उस पर हमारी पूरी टीम ने प्रोजेक्टर लगा के CCN के माध्यम से हमने लाइव टेलीकास्ट करवाया था अपना पिछले साल की फुटेज। तो हमने उसमें सारी कमी पेशी नोट कर रखी थी कि हम क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं और क्या हम और अच्छा पब्लिक को प्रोवाइड करा सकते हैं कि उन्हें और समझ में आए हमारी संस्कृति के बारे में। इस बार हमारी सारी तैयारी पूरी थी, सारे कलाकार तैयार थे, सब में डबल एक्साइटमेंट थी कि हाँ 2 साल बाद हमारी रामलीला हो रही है, हम ये चीज़ नहीं करेंगे, ये चीज़ें अपनी कमी पूरी करेंगे और ये चीज़ें नहीं निकालेंगे जिससे पब्लिक को और उत्साह बढ़े रामलीला देखने का। गिफ्ट आइटम्स से और भी बहुत चीज़ें थी जो हम दिखाने वाले थे, बट वो ये सब पार्क के चक्कर में रुके हुए हैं। अगर पार्क का कुछ आता है तो फिर देखते हैं आगे। 24/3 को पर्ची लगाई थी एप्लीकेशन बुकिंग के लिए। उन्होंने पहले मेरे को आश्वासन देते रहे कि हाँ जी हमारा वो क्या नाम है जोन चेंज हो रहा है, पटपड़गंज जा रहा है बिल्डिंग में, तो हम आपकी रसीद काटेंगे। अब वो मेरे से, मैंने उनसे भी कुछ दिन पहले बात करी तो उन्होंने कहा कि आपकी रिजेक्ट कर दी गई। 2 साल के लिए फ्लाईओवर बनना है बाहर, उसका सामान उस पार्क में रखा जाएगा, इसलिए हम 2 साल के लिए उनको दे चुके हैं। ये मेरे पास सारे फार्मों की उनकी डिटेल है। उन्होंने 4 करोड़ रुपये उनसे लिया है जो 2 साल के लिए दिया है। मगर एक सुप्रीम कोर्ट का भी ला है कि मतलब कोई धार्मिक प्रोग्राम होता है तो उसको बैन नहीं किया जा सकता। मगर हमने इनसे रिक्वेस्ट भी करी है कि हाँ जी हमारे को सिर्फ 15 दिन के लिए दे दो, हम रामलीला कर सकें। अभी हमें आश्वासन मिल रहा है, पक्का उम्मीद नहीं मिल रही। तो ये सहारनपुर वाला ये इन्होंने फ्लाईओवर जो इंटरनल बना रहे हैं, ये रोड उसके सामान के लिए कह रहे हैं कि हम केंद्र वो वहाँ से वचनबद्ध है कि सामान रखा जाएगा इसके अंदर, और हमने 2021 में दे दिया। जबकि ये एप्लीकेशन है इन्होंने लगा रखी है वहाँ पे 2021 की, और हमने 2022 में तीसरे महीने में एप्लीकेशन लगाई थी 24 को, और हमारे को जब भी इन्होंने नहीं बताया था कि आज हमने। कोरोना का
ग्राफ दिल्ली में फिर से बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से लोगों के मन में फिर से खौफ देखा जा रहा। पॉजिटिविटी रेट 12% के पास है। सीसीएन के रिपोर्टर ने पूर्वी दिल्ली के वरिष्ठ डॉक्टरों से बात की तो डॉक्टर्स का कहना है कि केस बढ़ना चिंता का विषय है। आने वाले दिनों में त्योहार हैं और केस और भी ज्यादा बढ़ेंगे। सभी लोगों को कोरोना नियमों का ध्यान रखना चाहिए और मास्क लगाना चाहिए, जिससे संक्रमण की रफ्तार को रोका जा सके। देखिए, बहुत तेज़ी से जो है कोविड के मामले बढ़ रहे हैं और हम जानते हैं कि कोविड इस तरह की बीमारी है कि अगर एक बार ये तेज़ी पकड़ लेती है तो फिर ये कई हज़ारों से कई लाख केसेस पर डे में जो है आने में समय ज़्यादा नहीं लगता। ये जो है वो चेतावनी की घंटी है। भले ही दिल्ली सरकार ने अभी इसको जो है वो ऑरेंज लेवल में रखा हुआ है, मगर आम नागरिक को जो है वो इससे बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। चाहे वैक्सीनेशन लगी हुई हों या अगर जिन्होंने नहीं लगाई, मैं सजेस्ट ये करूंगा कि वो लोग जो अपनी वैक्सीनेशन लगाएं, मगर पूरे कोविड नियमों का पालन करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसका मतलब ये है कि मास्क को जो है वो सारे टाइम पहन के रखें, साफ मास्क पहने। मास्क आप ये देखें कि आपके जो है वो दाढ़ी पे नहीं लटका हुआ या गले में नहीं लटका हुआ। मास्क पूरी तरह से जो है वो नाक को कवर करना चाहिए, मुंह को कवर करना चाहिए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जनता को समझने के लिए कि बहुत ज़्यादा मरीजों की भर्ती की ज़रूरत नहीं पड़ रही, बहुत ज़्यादा मरीजों को ऑक्सीजन बेड्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो इसीलिए ये एक माइल्ड सा एक वेरिएंट आया है, चाहे उसके नंबर ज़्यादा हो या पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा हो, लेकिन ये वेरिएंट माइल्ड है। गला ख़राब हुआ, खांसी हुई और उसके बाद 2-4-6 दिन में वो ठीक हो जा रहा है, थोड़ा बुखार हुआ। तो इसीलिए चिंता की बात नहीं है, लेकिन हाँ अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं कहूँगा जिन्होंने बूस्टर वैक्सीन नहीं लगवाई है वो ज़रूर लगवाएं। एक जहाँ भी आपको लग रहा है किसी को बुखार है, ये है 2 गज की दूरी रखें और ज़रूरी है कि क्राउडेड प्लेस में, मार्केट प्लेस में ज़रूर आप मास्क लगाएं। ये वही से जो बेसिक्स है ना हमारे, उनको फिर से हमको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं तो आपको चाहे माइल्ड वेरिएंट है, लेकिन अगर आप बीमार हैं तो आपके 7 दिन तो चलेंगे ना, आपको आइसोलेशन में रहना पड़ेगा अगर आप पॉजिटिव हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी है 2 गज की दूरी, मास्क, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन का अक्षरशः पालन करें और अपने आप को बीमारी से बचाएं। किसी होटल या रेस्टोरेंट की छत पर खाना या फिर शराब परोसने के लिए जो ओपन एयर पॉलिसी बनाई है, उसमें कुछ खामियों की वजह से लोगों को लाइसेंस नहीं मिल पा रहा। इस पॉलिसी की वजह से लाइसेंस लेने वालों को फायर एनओसी लेना जरूरी है, लेकिन फायर डिपार्टमेंट लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों को फायर एनओसी नहीं दी जा रही है। सीसीएन के रिपोर्टर ने इस मुद्दे को लेकर पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल और रेस्टोरेंट मालिक से बात की तो पूर्व मेयर ने कहा कि फायर डिपार्टमेंट को सब कुछ जांच पड़ताल करके एनओसी देनी होती है। यह अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें एमसीडी को भी फायदा होगा और साथ ही रेस्टोरेंट चलाने वालों को भी। वहीं रेस्टोरेंट मालिक खुश बिंद्रा का कहना है कि लाइसेंस प्रक्रिया को सरल करना चाहिए। हमें दिक्कत नहीं है, हम चाहते हैं कि हैंकी फायर डिपार्टमेंट अपनी संतुष्टि करे, सब जांचने के बाद ही एनओसी दे, लेकिन एनओसी के लिए ज्यादा अड़चनें न डाली जाएं, एनओसी के लिए धक्के ना खाने पड़े। और ऐसा पहली बार हो रहा, बहुत सी जगह ओपन एयर रेस्टोरेंट बने हुए हैं और वो लोग नियमों का पालन भी कर रहे हैं, इसलिए देरी ना करें, जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए। ओपन रेस्टोरेंट में आम जनता का कितना बेनिफिट है, क्योंकि जब आदमी रेस्टोरेंट का मतलब क्या होता है, रेस्ट, कि फ्री माइंड होकर जो है अपने परिवार के साथ जो है खाना खाने के लिए रेस्टोरेंटों में जाता है। और जब ये जो प्रक्रिया चली है दिल्ली के अंदर या और जगह चली है कि ओपन रेस्टोरेंट की जो है एक चीज़ चाल चली है, तो लोगों को क्या लगा कि चलो अच्छा है कि खुले वातावरण के अंदर जो है हम लोग खाना खाएंगे। और आज देखो जिस हिसाब से बिजली दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, 6% अभी हाल में बढ़ गई है। होटल वालों पे, रेस्टोरेंट वालों पे बिजली का कितना जो है वजन बढ़ गया है उसके ऊपर। और मैं नहीं समझता अगर ओपन रेस्टोरेंट के अंदर रेस्टोरेंट चलेंगे तो 50% बिजली की एक तो बचत होगी। और जो कस्टमर है आजकल मौज मस्ती, खाना कम खाने जाता है, मौज मस्ती के मूड में अपने परिवार के साथ जाता है, सेल्फी पॉइंट होते हैं, एक अच्छा उसको वातावरण मिलता है तो उसको लाइक करता है। बाकी फायर वालों को अगर लगता है कि उन्होंने सीढ़ियाँ अगर चौड़ी बना रखी हैं आउटसाइड ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए, तो फायर वालों को इतना जो है उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, क्योंकि फायर ऊपर इतनी दिक्कत आती नहीं है। दिक्कत आएगी तो नीचे से आएगी, ना कि ऊपर से आएगी। देखिए फायर की एनओसी लेनी चाहिए, क्योंकि जब कुछ छत के ऊपर खाना पीना खाएगा, भगवान ना कभी आग लग गई, कोई परेशानी होगी तो उसके लिए अलग से रास्ता होना चाहिए। फायर एनओसी लेने का मतलब ये होता है कि कल को हादसा होने के बाद वहाँ बैठे हुए लोग, वहाँ खाना खाने वाले लोग आसानी से निकल पाएँ,
इसे बहुत जरूरी है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एनओसी उनको देना चाहिए। यदि रेस्टोरेंट चलाने वाले का सारा सिस्टम बिल्कुल ठीक है, उसके निकलने के रास्ते दोस्त हैं, तो उनको तुरंत एनओसी देना चाहिए। इससे निगम को भी फायदा होने वाला है और जो रेस्टोरेंट चलाने वाले हैं उनको भी फायदा होने वाला है। केवल 100 रुपये स्क्वायर फुट में उनको जगह मिलने वाली है, बहुत सस्ता किराया होगा, उनको फ़ायदा और निगम को भी फ़ायदा होगा। और जो लोग खुले हवा में बैठ के, ताज़ी हवा में बैठ के खाना खाना चाहते हैं, उनको भी फ़ायदा होगा, बिजली की बचत भी होगी। तो बहुत से फ़ायदे हम ये पॉलिसी लेके आए थे और इस पॉलिसी को लागू किया जाए, बहुत अच्छी बात है। नगर निगम ने कहा कि दिल्ली की अलग अलग कॉलोनियों में RWA द्वारा सुरक्षा के लिए लगे गेट को हटाया जाएगा, जिसके लिए 300 RWA को नोटिस भेजा जाएगा। निगम के प्रशासन का कहना है कि RWA द्वारा लगाए गए गेट्स पर आपात स्थिति में भी कई बार परेशानी होती है और RWA द्वारा लगाए गए गेट्स एक तरह से अतिक्रमण हैं। तो वहीं CCN के रिपोर्टर मोहित शर्मा ने पूर्वी दिल्ली के अलग अलग RWA मेंबर्स से बात की, तो उनका कहना है कि हमने अपने इलाके की सुरक्षा को देखते हुए ये गेट्स लगाए हैं, जिससे इलाके में वारदात कम होती हैं। गेट से कोई भी अतिक्रमण नहीं होता और निगम के इस निर्णय से हम सहमत नहीं हैं। गेट्स लगे होने की वजह से इलाके में वारदात कम होती हैं। देखिए, अगर सबकी सहमति से गेट लगाए गए हैं, NGO जो RWA जो सबकी सहमति से लगाती है, उनको अगर हटाया जाता है तो वो मेरी निगाह में गलत कार्य है, क्योंकि सुरक्षा के लिए गेट लगाए गए हैं। अगर ऐसा होता है तो बहुत गलत कार्य है। यदि वो अतिक्रमण हो रहा है, किसी का गेट रोक रहा है या किसी के आवागमन में दिक्कत कर रहा है, तो गेट अतिक्रमण की श्रेणी में आएगा, मैं मानता हूँ। ये जो गेट लग रहे हैं, इसकी जो प्रॉब्लम लोगों को हो रही है किसी को, वो सिक्योरिटी के लिए है, अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी बीच में किसी को दिक्कत हो रही है तो उसकी भी दिक्कत सुन लेनी चाहिए, और वैसे तो सिक्योरिटी के लिए अच्छी चीज़ है। देखिए, जहाँ तक गेट्स की बात है, ये गेट जो है इस तरीके से हैं जैसे एक घर के अंदर आदमी दरवाज़ा लगाता है अपनी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए। इसी तरीके से ये गेट जो हैं ये कॉलोनी की सिक्योरिटी के लिए हैं। और आम तौर से जो ये देखिए कि ज़्यादातर लोग जो हैं वर्किंग हैं, और जब सवेरे सब वर्किंग के लिए अपने काम के लिए निकल जाते हैं, कामों पर निकल जाते हैं, तो पीछे सिर्फ लेडीज़ रह जाती हैं। बहुत से अनवांटेड एलिमेंट ऐसे होते हैं जो बहुत डे नाइट इस तरह के केसेस आए हैं कि कोई ज्वेलरी साफ़ करने के नाम से, कोई और किसी चीज़ के नाम से वहाँ कॉलोनियों में घुसते हैं और उनसे जो हैं बहुत सारे हादसे इस तरीके से हुए हैं। तो हम लोगों ने भी लिख के दिया कि हमारी कॉलोनी में भी गेट लगवाए जाएं। लेकिन जब गेट लग गए हमारे यहाँ तो वो चोरी में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि रात को गेट खुले रहते हैं। उन पर बैठने के लिए गार्ड नहीं है। गार्ड अगर हम लेते हैं तो गार्ड का पेमेंट करनी पड़ेगी। RWA से मैं जुड़ा हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ। वहाँ के निवासी पैसा दे के राजी नहीं होते, इसलिए हमेशा गेट वो खुले रहते हैं। तो उनको लगना ना लगना कोई भी बेनिफिट नहीं है, गेट से कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। अगर ये गेट ना लगाती दिल्ली सरकार तो ज़्यादा बढ़िया थी, और गेट लगा दिया है तो कॉलोनी वालों की जिम्मेदारी है कि वो उसमें ताले लगाएं और अपने गार्ड बिठा लें। दिल्ली सरकार जल्द प्रीमियम बसों को सड़क पर उतारने जा रही है। इसका मकसद निजी कार का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बस का प्रयोग करवाना है। आपको बता दें कि इनमें से मोबाइल ऐप या फिर वेबसाइट के जरिए टिकट बुकिंग होगी और निजी कार का इस्तेमाल करने वाले बसों का प्रयोग करेंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार प्रीमियम बसें सड़कों पर उतारने जा रही है। इन बसों में खड़े होकर यात्रा की मंजूरी नहीं होगी। मोबाइल ऐप या फिर वेबसाइट के जरिए डिजिटल टिकट बुकिंग वालों को ही सीट मिलेगी। सरकार निजी संचालकों को प्रीमियर बसों के लिए स्टेज कैरिज परमिट जारी करेगी। CCN की रिपोर्टर सोनिया शर्मा ने इसको लेकर पूर्वी दिल्ली की जनता और बसों में बैठे यात्रियों से बात की, तो उनका कहना है कि सरकार कोई भी बस लाए, जल्दी लाए, क्योंकि बसों की कमी की वजह से यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, घंटों बैठकर बसों का इंतजार करना पड़ता है, जिसकी वजह से समय भी बर्बाद होता है। और अगर प्रीमियम बसें आएंगी तो लोग गाड़ियों का इस्तेमाल कम करेंगे। जो नई टेक्निक बस लेकर आ रहे हैं, अभी फिलहाल ये लेकर आए थे CNG बस, उससे पहले, ठीक है, उसका फ़ायदा कितना हुआ। आज भी इनकी बसें 3 महीने चलती है, चौथे महीने इनके ड्राइवर, इनके कंडक्टर खुद ही इस बात को मानते हैं कि जो फ्री का लॉलीपॉप दे रहे हैं। बसों में इतना भ्रष्टाचार किया इन्होंने। 1065 बसें इन्होंने बोली थी, कितनी चल रही हैं सड़कों पर? कोई बस नहीं चल रही। बहुत भीड़ भी होती है, इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं होती। DTC की बस आपको पता ही है गवर्नमेंट से होती है, बट फिर भी एज़ कम्पेयर टू ब्लू लाइन बहुत फ़र्क है बसेस में, मैं ये नहीं कह सकती, बट फ़र्क है, नो डाउट कि नहीं है। बट ठीक है, आगे इंप्रूवमेंट और होगी तो डेफिनेटली हर कोई प्रेफर, क्योंकि पहले आप टाइम देखिए कितने लोग ट्रैवल करते थे, और आज की डेट में ऑफिस जो जाते हैं वो भी प्रेफर करते हैं बस से ट्रैवल करना। तो इट मीन्स डिफरेंस है, तभी प्रेफर करते हैं ट्रैवल करना। क्योंकि आप देखिए ना, पेट्रोल कहाँ 100 अबव है, कहाँ से नॉर्मल बंदा पे कर पाएगा पेट्रोल के चार्जेस, तो वो क्या करेगा, बस में प्रेफर करेगा ना।
आप हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ना। मैं एक कार लेके मैं अपनी ऑफिस नोएडा या फिर ग्रेटर नोएडा कहीं भी जॉब के लिए जा रही हूँ, तो वो पॉसिबिलिटी तो मेरे लिए है नहीं। अगर सुविधा सही मिलेगी तो प्रीमियम सही है। लगता तो है आनी चाहिए, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं। बसेस अगर आएंगी तो फ़ायदा जनता का ही होगा, क्योंकि बस जो आती है टाइम, या तो सारी बसेस एक साथ जाती हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा टाइम इंटरवल के बाद जाती है। तो अगर ज़्यादा बसेस आएंगी तो वो ऑटोमेटिकली टाइम में डिफरेंस होगा सबके, तो हमें ही ज़्यादा बसेस मिल पाएंगी। देखा जाए तो आजकल प्रीमियम बसेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, बट अगर आपको इमरजेंसी में ट्रैवल करना है तो नॉर्मल बस भी चलती है। हाँ, बसों की कमी बहुत महसूस होती है। यहाँ बस स्टैंड पर भी हमें वेट करना पड़ता है और जगतपुरी पर उतरने के बाद भी हमें कम से कम 15 से 20 मिनट वेट करना पड़ता है। प्रीमियम बसेस का फ़ायदा तो देखिए होगा, अगर बस ज़्यादा लाएँ तब ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि लोगों को जो वेट करना पड़ता है उस वजह से टाइम का वेस्टेज भी होता है, उनका कहीं ना कहीं लॉस भी हो रहा होगा अपनी जगह पे। जैसे बच्चों को, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे अपनी पढ़ाई का बहुत लॉस करना पड़ता है कभी कभी बस के ना आने की वजह से। दिल्ली की 75 कॉलोनियों ने निकलने वाले 75 टन कूड़े को अब लैंडफिल साइट पर ही नहीं भेजा जाएगा। आपको बता दें कि कॉलोनियों के कूड़े को वहीं पर प्रोसेस करने की प्लानिंग एमसीडी ने की है। इसके लिए चिन्हित किए गए इलाकों में मीटिंग हो रही है। पूर्वी दिल्ली के सैनी एनक्लेव में भी मीटिंग हुई, जिसमें निगम के अधिकारी और RWA मेंबर्स ने हिस्सा लिया, जिसमें बताया गया कि कैसे गीले कूड़े से खाद बनानी है और सूखे कूड़े को कावड़ियों को देना है। ये सारी जानकारी इस मीटिंग में दी गई। डिपार्टमेंट जो है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट बहुत ही सूचीबद्ध तरीके से चल रहा है। वो जो है उन्होंने सारी कॉलोनीज़ के सोसाइटीज़ को पहले इन्वॉल्व किया है। हम लोग जो है उनके साथ पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। हम इन चीज़ों को अपनी सारी सोसाइटी के जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनको सैनिटाइज कर रहे हैं कि अब नेसेसिटी है हमारे को कि कोई भी हमारे यहाँ से सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा या ख़तरनाक कूड़ा जो है वो कॉलोनी से बाहर नहीं जाएगा। उस लोगों को हम यहीं पर अपने ही सोसाइटी के अंदर ही जो है किसी तरह से हम उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। गीले कूड़े का जो है हम अपना फर्टिलाइज़र बनाएंगे, सूखे कूड़े को जो है वो कवाड़ी वाले जो है यहीं से लेके चले जाएंगे। अब जो हैजार्डस है उसका जो है हम अभी प्लान कर रहे हैं कि उसको हम किस तरह से यहाँ डिस्पोज ऑफ कर सकें। दिल्ली नगर निगम की एक पहल है कि हम जितने भी हमारे 3 साइट्स हैं कूड़े की दिल्ली के अंदर, गाजीपुर, ओखला और भलसवा, तो हमारा टारगेट है कि जितना भी वहाँ पर कूड़ा है उसको ट्रोमल्स मशीनें लगी हुई हैं जिससे उसका निस्तारण हो सके। मेन इशू है कि जो हमारा डेली जो वेस्ट जनरेट होता है हाउस होल्ड्स के द्वारा वो वहाँ जाता है और उतना वहाँ कैपेसिटी नहीं है जो पूरी उसको हम ख़त्म कर सकें। तो हम लोगों की पहल है कि हम जो कूड़ा अपने आप जनरेट करते हैं या हमारी कॉलोनी में जनरेट होता है, हम उसका जो डिस्पोज ऑफ है मैक्सिमम वहीं कर दें कि जिससे कि वहाँ कूड़ा जाना ही बंद हो जाए। देखिए, इसके लिए हमने अपनी सोसाइटी के सभी जो मेट्स हैं आज सबों को इकट्ठा किया, उन लोगों से हम बात कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि भाई किससे गीला कूड़ा जो है वो आप अलग सेग्रीगेट करें, सूखे कूड़े को अलग से करें और जो ख़तरनाक कूड़ा है उसके लिए अलग से वो करें। तो हमारे यहाँ जितने भी आए हैं ये काफ़ी समझदार हैं और इन्होंने इनसे अभी पूछा भी गया तो इन्होंने सब कुछ ठीक बताया कि हमें जो गीला कूड़ा कौन सा है, सूखा कूड़ा कौन सा है, खतरनाक कूड़ा कौन सा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।